दोस्तों अब है आपका क्यू। इससे पहले हमने स्टैक कंप्लीट कर लिया। अब लास्ट टॉपिक आपका क्यू बचा हुआ है, इसको भी कवर कर लेते हैं, आराम आराम से पढ़ेंगे। तो क्यू क्या है आपका, समझो ऐसा कुछ दिखता है, ठीक है। इसमें ये सपोज आपका क्यू है, इसमें जो इंसर्शन होता है, जैसे स्टैक में क्या होता था, एक ही साइड से इंसर्शन होता था, उस एक ही साइड से आपका पॉप होता था। यहाँ पे आपका इंसर्शन पीछे से होगा, जिसको बोलो रेयर, और डिलीशन कहाँ से होगा आपका, फ्रंट से, फ्रंट से। तो ये दो वेरिएबल इसमें चलने वाले हैं, रेयर और फ्रंट। कुछ भी इंसर्ट करना होगा तो रेयर से, कुछ भी डिलीट करना होगा तो फ्रंट से, ओके। और इसकी फेमस प्रॉपर्टी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले अंदर गया है वही पहले बाहर आएगा, ओके। ये चीज याद रखना। जैसे मान लो ये आपका मूवी काउंटर है, तो ऐसे लाइन लगती है, जिसको क्या बोलते हैं, क्यू में लग जाओ, क्यू में लग जाओ। इसका मतलब क्या है, जो पहले आया है लाइन में उसे पहले टिकट मिलेगी, और जो बाद में आया लाइन में उसको बाद में टिकट मिलेगी। बड़ी जाहिर सी बात है। मूवी का टिकट काउंटर बोल दो, या ट्रेन की टिकट पहले, अब तो ऑनलाइन हो जाती, पहले मिला करती थी आपकी। मान लो जाते थे आप ऑफलाइन स्टेशन पे 10-15-20 मिनट, आधा घंटा पहले, और वहाँ पे टिकट लेते थे। तो उस टाइप से सब लाइन में खड़े होते थे, तो वो क्यू है। जो पहले अंदर पोस हुआ है वो पहले ही बाहर आएगा। तो डेफिनेशन क्या है इसकी, डेफिनेशन क्या है, वन साइड इंसर्शन, अदर साइड डिलीशन, ओके। एक साइड से आपका इंसर्शन होगा, दूसरी साइड से आपका डिलीशन। जैसे यहाँ से आपका इंसर्शन है और यहाँ से आपका डिलीशन, ओके। इसकी फेमस प्रॉपर्टी क्या है, जो बहुत फेमस है मार्केट में, फीफो, या बोल दो लीलो। मतलब फीफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, या सेम चीज है लास्ट इन। जो लास्ट में गया है, बड़ी ऑब्वियस बात है, लास्ट इन लास्ट आउट, वो लास्ट में ही बाहर आएगा, ओके। इसमें दो वेरिएबल हम यूज करने वाले हैं, एक तो फ्रंट, दूसरा आपका रेयर। ये क्या है, वेरिएबल, और इनका काम क्या है, पोजीशन एलिमेंट टू बी डिलीटेड, ठीक है। जहां से डिलीशन होगा वहां पे ये प्लेस होंगे अपने। दूसरा क्या है अपना, वेरिएबल है पोजीशन। ये तो मुझे खुद थोड़ा अतरंगी लग रहा है, बस इतना याद रखो, यहाँ पे दो वेरिएबल यूज होने वाले हैं, फ्रंट और रेयर। यहाँ से आपका डिलीशन होगा, ऐसे लिख लो एरो करके, डिलीशन। क्या होगा आपका, डिलीशन, डिलीशन फ्रंट से, और रेयर से आपका इंसर्शन। जो भी न्यूली नोड है वो रेयर से इंसर्ट होगा, ठीक है। इंसर्ट, इंसर्शन बोल दो, मोटा मोटा इतना याद रखो। नोट्स जरूर डाउनलोड करना, ओके। तो जैसे जैसे दूसरी चीज लिख लो, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप ऑफ क्यू। जैसे स्टैक में आपके पुश और पॉप, यहां पे आपका एन क्यू और आपका डी क्यू, ओके। तो ये दो फंक्शन में इंप्लीमेंट करने हैं। जैसे वहां पे हम पुश और पॉप करते थे, यहाँ पे एन क्यू और डी क्यू, ओके। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हेडिंग लगाओ, इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्यू, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्यू यूजिंग यूजिंग एरे। तो ये हम एक क्यू इंप्लीमेंट कर रहे हैं, क्यू यूजिंग एरे 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, ओके। सपोज एरे का साइज क्या है, 6। तो इंडेक्सिंग 0 1 2 3 4 5। देखना इसमें होगा कैसे। इनिशियली क्या है, इनिशियली आपका फ्रंट -1 पे होगा, रेयर भी -1 पे होगा, ठीक है। इसमें वैल्यू क्या होंगी आपकी, -1, -1।
आप इसमें पहला एलिमेंट इंसर्ट करोगे, सपोज ए इंसर्ट किया आपने, क्या होगा, क्या होगा, ये बढ़ेगा, एफ की वैल्यू हो जाएगी 1, सॉरी 1 से बढ़ेगा, आपने यहाँ पे इंसर्ट किया तो एफ की वैल्यू क्या, 0 और आर की वैल्यू 0। ये फर्स्ट एलिमेंट के लिए, फर्स्ट एलिमेंट। और एक चीज याद रखना, जब आप पहला एलिमेंट इंसर्ट करोगे तो फ्रंट भी बढ़ेगा आपका और रेयर भी बढ़ेगा। अब फ्रंट भी यहाँ पे है और आपका रेयर भी यहाँ पे पहले एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, या बोल दो पहला एलिमेंट जो है वो फ्रंट और रेयर दोनों के अंदर भी है, सेम एलिमेंट को दोनों पॉइंट कर रहे हैं। ओके, फिर क्या करोगे, अब इसका मतलब क्या है, कंडीशन यहीं पे इंप्लीमेंट कर लो। इसका मतलब क्या है, अगर एफ की वैल्यू -1 और आर की भी वैल्यू -1 है, इसका मतलब क्या, आपका क्यू एम्प्टी है, क्यू एज एम्प्टी। तो यहाँ पे ऐसे लिख लो, इफ एफ इक्वल टू, ठीक है, इफ इक्वल टू एफ इक्वल टू आर इक्वल टू -1, इस केस में क्या होगा आपका, क्यू इज एम्प्टी। जैसे ही आप पहला एलिमेंट इंसर्ट करोगे तो आपका एफ भी बढ़ेगा, आर भी बढ़ेगा, दोनों बढ़ेंगे पहले एलिमेंट के लिए। ओके, फिर देखना, सपोज आपने बी इंसर्ट किया इसमें, तो अब क्या, अब फ्रंट नहीं बढ़ेगा, अब आपका रेयर बढ़ेगा, क्या, आपका रेयर बढ़ेगा। यहां पे आप बी डाल दोगे, यहां पे आप बी डाल दोगे। ओके, फिर सपोज आपने, तो यहां पे फ्रंट अभी भी 0 है, अब रेयर बढ़ेगा। फिर सपोज आपने सी डाल दिया, तो क्या, रेयर बढ़ेगा, यहाँ पे सी पड़ जाएगा। ओके, फ्रंट अभी भी है, रेयर की वैल्यू 2 होगी। फिर मान लो सपोज आपने डी डाल दिया यहाँ पे, जब डी डालोगे तो फिर रेयर बढ़ेगा, यहाँ पे डी आ जाएगा, एफ की वैल्यू 0, आर की वैल्यू 3। फिर सपोज आपने ई डाल दिया, तो फ्रंट 0 रहेगा, रेयर बढ़ेगा, रेयर 4 हो जाएगा, रेयर यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे ई आ जाएगा। ओके, अब अगर और डालना चाहते हो तो मान लो यहाँ पे डाल दो, सपोज आपने एफ इंसर्ट कर दिया, एफ करोगे तो एफ 0 और रेयर बढ़ जाएगा 1 से, तो रेयर आपका यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आपका एफ आ जाएगा। ओके, तो अब क्या हो गया, अब आगे बढ़ा नहीं सकते क्योंकि आपका क्यूब फुल हो गया। तो यहाँ पे फुल की कंडीशन क्या होगी आपकी, इफ रेयर प्लस वन इक्वल टू एन, एन क्या आपका साइज ऑफ द एरे, अगर इसके इक्वल हो जाए, क्योंकि रेयर कितना है देखो 5, 5 + 1 कितना 6, इक्वल टू साइज भी कितना है एरे का 6, दोनों इक्वल हो गए, तो इस केस में क्या होगा, क्यू इज फुल बोल दो या क्यू इज ओवरफ्लो। ओके, तो ये चीज याद रखनी है आपको। तो ऐसे हमें इंसर्ट करना है। अब अगर हम बात करें थोड़ा, बात करें डिलीशन की, किसकी, डिलीशन की। ये आपका कौन सा क्यू है, लीनियर क्यू है, लीनियर क्यू। अभी हम किसकी बात करें, लीनियर क्यू की। तो अगर हम डिलीशन की बात करें तो ये लिख लो पहले, ये नोट कर लो आप, ये आपने नोट कर लिया। अब देखना इसको हम रफ करने जा रहे हैं, ठीक है, ये नोट कर लो आप, ये आप नोट कर लो, या फिर चलो नई बना देते हैं। जैसे आपकी अभी सिचुएशन कैसी है, कुछ मान लो ऐसी सिचुएशन है। ओके, तो यहाँ पे ए पड़ा हुआ है, यहाँ पे बी पड़ा हुआ है, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी, यहाँ पे ई और यहाँ पे एफ, 0 1 2 3 4 5। अभी रेयर कहाँ, यहाँ पॉइंट कर रहा है, फ्रंट यहाँ पे पीछे वाली सिचुएशन के हिसाब से, ये आपका क्यू है। अब सपोज आपने क्या, सपोज आपने ए आपने डिलीट किया, इसमें से ए आपने डिलीट कर दिया। तो जब डिलीट करोगे तो क्या करोगे, सपोज जब डिलीट करोगे ए को, सपोज आपने डिलीट किया तो फ्रंट आगे बढ़ेगा, फ्रंट अब इसको पॉइंट करेगा। तो फ्रंट इनिशियली क्या था, अभी 0 था और रेयर कितना 5 था। जब आपने ए को डिलीट किया तो फ्रंट 1 बढ़ गया और आपका रेयर 5 है। फिर सपोज कुछ डिलीट करना चाहते हैं, सपोज आप बी डिलीट कर रहे हैं, आपने बी डिलीट किया तो फ्रंट 1 से आगे बढ़ जाएगा। अब ये स्पेस खाली, यहाँ पे खाली हो गया स्पेस, एफ इक्वल टू 2, आर इक्वल टू 5। सपोज आप एक और डिलीशन करना चाहते हैं, सपोज आप सी डिलीट करना चाहते हैं, आपने डिलीट किया, फ्रंट बढ़ेगा 1 से, रेयर 5। अब यहाँ पे 3 जगह खाली है। अब अगर आप कुछ सपोज इंसर्ट करना चाहते हैं इसमें, ध्यान सुनना, अगर आप कुछ इसमें इंसर्ट करना चाहते हैं
अगर आप इसमें कुछ इंसर्ट करना चाहते हैं। चलो इंसर्ट वाली बात मैं बाद में बताता हूँ, पहले ये देखो, सपोज आपने क्या कर दिया, यहाँ पे डिलीट कर दिया। सपोज आप अगला भी डिलीट करना चाहते हैं, मान लो डी, तो फ्रंट आगे बढ़ जाएगा, फ्रंट इक्वल टू 4, रेयर अभी भी क्या 5 है। फिर क्या होगा आपका, फिर सपोज एक और डिलीशन कर दो, ई को डिलीट कर दो, तो फ्रंट यहाँ आ जाएगा। फिर सपोज आपने, तो फ्रंट की वैल्यू 5 हो जाएगी, सॉरी 4 हो जाएगी, यहाँ पे 3, सी डिलीट किया, फिर डी डिलीट किया तो 4 हो गया, ई डिलीट किया तो 5 हो गया। फिर उसके बाद रेयर अभी भी 5 है। ओके, तो यहाँ पे अब फ्रंट और रेयर सेम एलिमेंट को पॉइंट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, एफ और आर सेम एलिमेंट को पॉइंट कर रहे हैं, एफ और आर इक्वल है, इसका मतलब क्या है कि अब सिर्फ एक एलिमेंट बचा है आपके क्यूब में, ठीक है, ओनली वन एलिमेंट लेफ्ट इन क्यू। जैसे इसको डिलीट करोगे, जैसे ही एफ को डिलीट करोगे, एफ क्या हो जाएगा -1 और आर क्या हो जाएगा -1, मतलब क्यू इज एम्प्टी, क्यू इज एम्प्टी, या बोल दो क्यू इज अंडरफ्लो। ओके, तो ये सिचुएशन होने वाली है, तो यही सब हमें इंप्लीमेंट करना है। जरा हम इंप्लीमेंट कर लेते हैं। तो वॉइड, हमें दो फंक्शन वही वाले इंप्लीमेंट करने हैं, एन क्यू और डी क्यू। ओके, तो सपोज वॉइड एन क्यू पुश करना है ना, क्योंकि हमें इंसर्ट कराना है, तो सपोज एलिमेंट एक्स हम इंसर्ट करा रहे हैं उसमें। सबसे पहले इंसर्ट कराने से पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि क्यू में जगह है या नहीं है। तो आर प्लस 1 इक्वल टू एन, अगर ऐसी सिचुएशन है, इसका मतलब रेयर लास्ट एलिमेंट को पॉइंट कर रहे हैं। अगर अब जगह हमारे क्यू में नहीं है, तो इस केस में क्या शो होगा आपका, पी एफ क्यू इज ओवरफ्लो। ओके, और सिंपल आप एग्जिट हो जाओगे यहां से। एल्स, अगर ऐसा नहीं है, तब क्या करोगे आप, इफ आर इक्वल टू एक कंडीशन लगानी पड़ेगी, एल्स उसके अंदर इफ अगर आर -1 को पॉइंट कर रहा है, इसका मतलब क्या है, अभी एक भी एलिमेंट नहीं है क्यू में। ओके, तो क्या करोगे, इस केस में क्या होगा आपका, जब इनिशियल में जब कोई एलिमेंट नहीं होता है, जब दोनों -1 पे होते हैं, तो जब पहला एलिमेंट आप इंसर्ट करते हो, तो उस केस में क्या होता है, फ्रंट और रेयर दोनों बढ़ते हैं, एक से दोनों बढ़ते हैं पहले एलिमेंट के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर आर इक्वल टू -1 है, तो फ्रंट भी बढ़ेगा एक से और आर भी बढ़ेगा, ये पहले इंसर्शन के लिए, या बोल दो फॉर फर्स्ट एन क्यू। एल्स अगर ऐसा नहीं है, अगर ये पहला इंसर्शन नहीं है, इसके अलावा कुछ है, दूसरा तीसरा चौथा है, तो उस केस में सिर्फ रेयर बढ़ेगा। तो सबसे पहले क्या करो, आर को बढ़ाओ, रेयर प्लस प्लस, फिर इंसर्ट कर दो किसके अंदर, क्यू के अंदर, क्यू आर। ओके, क्यू के अंदर इंसर्ट कर दो, तो ये आपका एन क्यू हो गया। ये किसके लिए, रिमेनिंग एलिमेंट के लिए जो आप इंसर्ट करोगे, रिमेनिंग एलिमेंट के लिए, ये फर्स्ट इंसर्शन के लिए। पहला इंसर्शन करोगे तो क्या, ये देखो यहाँ पे, जब आपने पहला एलिमेंट इंसर्ट किया, तो फ्रंट और रेयर दोनों एक से बढ़े, और बाद में क्या हुआ आपका, सिर्फ रेयर बढ़ रहा है। ओके, अब जरा हम डीक्यू की बात कर लें। इस सब में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लगेगी पूरी में, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ 1 एवरी केस, क्योंकि लूप वूप तो कुछ है नहीं, सिंपल स्टेटमेंट है। अब जरा हम देख लेते हैं आपका डीक्यू, इंट डीक्यू मतलब आप कुछ डिलीट करोगे तो रिटर्न करोगे, भाई डिलीट करोगे जो एलिमेंट, रिटर्न करना पड़ेगा ना आपको। तो आप यहाँ पे लिख लो इंट डीक्यू। क्या होगा यहाँ पे, सपोज एक वेरिएबल ले लिया हमने y, क्योंकि हमें रिटर्न करके इसी में वैल्यू डालनी है, और लास्ट में यही वेरिएबल हमें रिटर्न कर देना। कंडीशन लगाओ, इफ f इक्वल टू -1, अगर फ्रंट की वैल्यू -1 है, इसका मतलब क्या है, आपका क्यू क्या है, क्यू क्या एम्प्टी है, खाली है, तो या बोल दो क्यू इज अंडरफ्लो, pf printf क्यू इज अंडरफ्लो, अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा है तो एग्जिट हो जाओ, निकलो बाहर वहां से। अगर ऐसा नहीं है, एल्स ऐसा हो सकता है कि सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, ये वाली सिचुएशन हो,
कि भाई सिर्फ एक एलिमेंट है बस। जब इसको डिलीट करोगे तो आपका क्या, फ्रंट और रेयर दोनों -1 हो जाएंगे। सपोज अगर एक ही एलिमेंट है क्यू में, तो उस केस में क्या होगा आपका, सबसे पहले क्या करोगे, जो एलिमेंट है उसको y में स्टोर करोगे। फिर क्या करोगे, अगर अगर इफ f इक्वल टू आर, इसका मतलब क्या है, फ्रंट और रेयर एक ही एलिमेंट को पॉइंट कर रहे हैं, वही इकलौता एलिमेंट है बस क्यू में। तो उस केस में क्या करोगे, जैसे डिलीट करोगे एलिमेंट इसमें ट्रांसफर करोगे, फिर डिलीट करोगे। तो डिलीट करने के बाद फिर क्या, f को -1, r को -1 कर दोगे। जैसे देखो आपने यहां किया था, ये देखो इकलौता एक ही एलिमेंट बचा था, जैसे ही आपने इसको डिलीट किया आपने f को -1, फ्रंट को -1 और रेयर को भी -1 कर दिया। तो ये उस केस में है, अगर आपका सिर्फ लास्ट एलिमेंट बोल दो या सिर्फ एक ही एलिमेंट बचा है, बोल दो लास्ट एलिमेंट है। ओके, ये लास्ट एलिमेंट के लिए यहाँ पे ऐसे करली ब्रेसेस बंद कर दो कि देखो जब ये लास्ट एलिमेंट को आपने डिलीट किया था तो फ्रंट और रेयर दोनों इक्वल थे, फ्रंट और रेयर दोनों इक्वल थे। जैसे ही आपने उस लास्ट एलिमेंट को डिलीट किया, फ्रंट की वैल्यू -1, रेयर की वैल्यू -1। तो ये लास्ट डिलीशन के लिए, क्या, लास्ट डिलीशन, लास्ट डिलीशन। ओके, अब इसके अलावा अगर कुछ भी है आगे लिख लो, अगर लास्ट एलिमेंट नहीं है इसके अलावा कुछ भी है तो यहां पे डाल लो एल्स, इसके आगे डालना एल्स। एल्स क्या, सिंपल क्या करोगे, एक एक एलिमेंट डिलीट करते जाओगे और क्या करोगे, फ्रंट को एक से आगे बढ़ाते जाओगे, लास्ट में क्या कर दोगे, रिटर्न वाई, रिटर्न वाई। ओके, ये रिमेनिंग एलिमेंट के लिए, रिमेनिंग एलिमेंट के लिए ये हो गया आपका डी क्यू। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी बिग O ऑफ 1, एवरी केस एन क्यू डी क्यू। तो ये आपका हो गया दोनों फंक्शन। ठीक है, ये लास्ट वाले एलिमेंट के लिए कंडीशन आपको ये चेक करनी पड़ेगी कि भाई अगर लास्ट एलिमेंट है, ऑब्वियस बात है अगर लास्ट एलिमेंट होगा तो फ्रंट और रेयर उसी सेम एलिमेंट को पॉइंट कर रहे होंगे। जैसे ही आप उसको डिलीट करोगे, फ्रंट -1, रेयर -1। ओके, अब जरा जो हमने पढ़ा ये आपका क्या है, लीनियर क्यू। लीनियर क्यू, इसमें प्रॉब्लम देखना क्या है, जैसे ये अपने पास क्यू है, ये अपने पास क्यू है। ओके, सपोज जैसे ये इसमें एलिमेंट पड़े ए बी सी डी ई एफ, ये अपने पास एलिमेंट पड़े हुए हैं, ये क्यू है। सपोज अभी क्या आपका फ्रंट जो है, जो आपका सपोज मान लो फ्रंट है वो 0 पे यहाँ पे पॉइंट कर रहा है और रेयर आपका यहाँ पे, तो रेयर कितना हो गया आपका 5, 0 1 2 3 4 5, सॉरी साइज क्या था एरे का 6। देखना प्रॉब्लम देखना, क्या करो, सपोज आप पहला एलिमेंट आपने डिलीट किया, सपोज पहला एलिमेंट आपने डिलीट किया तो क्या होगा, सपोज ए आपने डिलीट कर दिया तो क्या होगा, फ्रंट बढ़ेगा तो फ्रंट 1 हो जाएगा, फ्रंट अब इसको पॉइंट कर रहा है, रेयर अभी भी वही है। फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, सपोज आपने बी डिलीट किया, जैसे ही बी डिलीट करोगे फिर फ्रंट 1 से बढ़ेगा, सॉरी फ्रंट ऑलरेडी, हाँ फ्रंट 1 से बढ़ेगा, यहाँ पे आ जाएगा, फ्रंट 2 पे आ जाएगा, रेयर 3 पे, रेयर 5 पे। फिर सपोज आपने सी भी डिलीट कर दिया, एफ इक्वल टू 3, आर इक्वल टू 5, तो फ्रंट अब यहाँ पे है। तो अब आपने ये एलिमेंट डिलीट कर दी तो यहाँ पे क्या खाली है, ये आपका स्पेस है, यहाँ पे मान लो स्पेस है, ये डिलीट हो गया एलिमेंट, ये आपके एलिमेंट डिलीट हो गए। अब कुछ ऐसी सिचुएशन है, अब कुछ ऐसी सिचुएशन है, फ्रंट 3 पे पॉइंट कर रहा है, रेयर अभी भी 5 पे है और ये 3 खाली है जगह। अगर जगह खाली तो कुछ हम इंसर्ट कर सकते हैं, चलो डाल के देखते हैं। सपोज आप कुछ इंसर्ट करना चाहते हो इसमें, मान लो आपने डाला यहाँ पे जी डाल दिया, तो बताओ क्या होगा, जब इंसर्ट करोगे, इंसर्शन के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या, आपको चेक करना पड़ेगा कि जगह है या नहीं है। तो कंडीशन देखनी पड़ेगी कि r +1 इक्वल टू अगर n के बराबर है, इस केस में क्या, q इज ओवरफ्लो, मतलब q में जगह नहीं है, ये शो करेगा। तो r की वैल्यू क्या है 5 +1 और एरे का साइज क्या है 6, तो कितना हो गया, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, q इज ओवरफ्लो, लेकिन q में तो हमारी जगह है, q में जगह है लेकिन फिर भी क्या शो कर रहा है, q इज ओवरफ्लो, q इज ओवरफ्लो। तो इस लीनियर क्यू में यही प्रॉब्लम आती है, इस लीनियर क्यू में यही प्रॉब्लम आती है कि अगर जगह होते हुए भी ये ओवरफ्लो शो कर रहा है। अगर आपका रेयर 5 पे इस कंडीशन की वजह से आपका ये जो लीनियर क्यू है ये शो कर रहा है कि क्यू आपका भरा हुआ है, जबकि जगह है, ये देखो आपने जगह बनाई है, जगह है यहाँ पे,
लेकिन फिर भी क्या शो कर रहा है, आपका क्यू भरा हुआ है। तो ये इफिशियंट वे नहीं है एलिमेंट को, या बोल सकते क्यू को इंप्लीमेंट करने का, ये इफिशियंट वे नहीं है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। ये लीनियर क्यू में ये प्रॉब्लम है, लीनियर क्यू में ये प्रॉब्लम है। तो लिख लो इसके बारे में नोट। यूजिंग above program we can implement Q, but it is not efficient because लेफ्ट गैप, कौन सा गैप, लेफ्ट गैप, ये वाला लेफ्ट गैप इज देयर लेफ्ट गैप इज देयर इन लेफ्ट हैंड साइड एंड, मतलब गैप है लेफ्ट में गैप है, फिर भी क्या शो कर रहा है, शोइंग स्टैक ओवरफ्लो। ये किस में आता है, लीनियर क्यू में। ये प्रॉब्लम किस में अराइज होती है, लीनियर क्यू में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमें तो इफिशिएंट वे चाहिए, तो इस हिसाब से अब हम इंप्लीमेंट करते हैं आपका सर्कुलर क्यू। क्या, सर्कुलर क्यू। इसमें देखना क्या होता है, इसमें देखना जरा क्या होता है। सपोज जैसे ये अपने पास क्यू है, सपोज ये एलिमेंट है अपने पास, सपोज मान लो ये हमने डिलीट कर दिया था। ठीक है, ये हमने डिलीट कर दिया था, यहाँ पे डी बचा था, यहाँ पे ई एफ, और एफ यहाँ आपका 0 1 2 3, ओके 4 5 5। एफ आपका यहाँ पॉइंट कर रहा था, रेयर आपका यहाँ था, ये देखो यहाँ पे। ठीक है, 3 पे था, रेयर यहाँ पे था। तो यहाँ पे क्या, आपका क्यू इस ओवरफ्लो शो कर रहा था रेयर वाली कंडीशन की वजह से, क्योंकि लीनियर क्यू था। सर्कुलर क्यू की कंडीशन थोड़ा चेंज होगी, देखना। अगर एफ आपका 3 पे है, आर आपका 5 पे है, अगर आप लीनियर क्यू यूज करोगे तो वहां पे ओवरफ्लो शो करेगा, कुछ भी डालोगे। लेकिन अब कंडीशन में देखना थोड़ा चेंज है, रेयर की कंडीशन थोड़ी चेंज होने जा रही है। आर इक्वल टू आर प्लस 1 मॉड एन। तो अगर अब आप कुछ इंसर्ट करना चाहते हो, मान लो आप जी इंसर्ट करना चाहते हो, तो कैसे होगा, आर की जगह पे क्या है 5, आर कहाँ पॉइंट कर रहा है 5 पे, आर की वैल्यू 5 है, प्लस 1 मॉड एन, एन कितना है 6, साइज क्या रहेगा 6, तो यहाँ पे 6, तो कितना आएगा 6 मॉड 6, तो रिमाइंडर कितना आएगा 0। अब रेयर कहाँ पॉइंट कर रहा है, यहाँ नहीं, यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो स्पेस खाली है, यहाँ पे आप इजिली इंसर्ट कर सकते हो, तो आप जी यहाँ पे इंसर्ट कर दो, तो अब वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे जैसे इंसर्ट करोगे फ्रंट की वैल्यू 3 रहेगी, लेकिन रेयर की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 0, फिर अगर कुछ इंसर्ट करना चाहते हो, मान लो आप एच इंसर्ट कर रहे हो, तो रेयर की वैल्यू कितनी होगी आपकी, रेयर की वैल्यू क्या होगी बताओ, रेयर 1 से बढ़ जाएगा, तो कंडीशन क्या होगी, आर इक्वल टू रेयर की वैल्यू क्या 0 है, प्लस 1 मॉड 6, मॉड एन होता है, एन की वैल्यू 6 है, 0 प्लस 1 1 मॉड 6, क्या आएगा 1 आ जाएगा रिमाइंडर। तो रेयर 1 से बढ़ेगा, यहाँ पे आएगा, और क्या आप एच इंसर्ट कर दोगे, फिर ऐसे ही एफ की वैल्यू भी 3 है, रेयर की वैल्यू 1 हो गई। अगर यहाँ पे फिर कुछ इंसर्ट करना चाहते हो, मान लो जी एच आई इंसर्ट करना चाहते हो, तो क्या करोगे, फिर वैसे ही आर इक्वल टू 1 प्लस 1 मॉड 6, अब क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 मॉड 6, रेयर में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा रिमाइंडर, तो रेयर यहाँ से यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आई इंसर्ट कर दोगे, एफ की वैल्यू 3 और आर की वैल्यू 2, ओके। अब क्या होगा, अब अगर आप आगे एक बढ़ाओगे, अब अगर आप सपोज जे इंसर्ट करोगे, तो क्या अब नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, बोलेगा क्यू इज ओवरफ्लो। जब आपका रेयर बढ़ाओगे तो रेयर भी यहाँ पे पॉइंट करने लगेगा 3 पे, जहाँ पे फ्रंट पॉइंट कर रहा था,
तो फ्रंट और रेयर इक्वल हो गए। जब फ्रंट और रेयर आपके सेम हो जाए, रेयर और फ्रंट, इस केस में क्यू क्या है आपका, ओवरफ्लो है। क्या हो जाएगा, क्यू इज ओवरफ्लो। अब होगा, ये सर्कुलर क्यू में कंडीशन है। ओके, तो जरा इसको भी हम इंप्लीमेंट कर लेते हैं, इसको भी हम जरा इंप्लीमेंट कर लेते हैं। सबसे पहले ओवरफ्लो की कंडीशन देखो जरा, किसमें, लीनियर क्यू में जो थी वो भी लिख देता हूं जिससे आप कंपेयर कर पाओगे। लीनियर क्यू और आपका सर्कुलर क्यू, देखना लीनियर क्यू और सर्कुलर क्यू। ओके, लीनियर क्यू में क्या थी, रेयर प्लस वन इक्वल टू एन, ये आपकी ओवरफ्लो की थी। और सर्कुलर में देखना आर प्लस वन मॉड मॉड एन, जो भी आए अगर ये फ्रंट के बराबर आ जाए, ये देखो यहां पे हमने करके भी दिखाया, अगर ये जो भी आएगा, जो भी आप निकाल रहे हो, अगर ये फ्रंट के बराबर आ जाता है तो इसका मतलब क्या है, क्यू इज ओवरफ्लो। क्यू इज ओवरफ्लो, थोड़ा घुसू घुसू हो गया लेकिन लिख लेना आप सही से, क्यू इज ओवरफ्लो। तो अब तो इजी हो गया आपके लिए। एम्प्टी के लिए वही सेम कंडीशन है कि फ्रंट अगर -1 है तो उस केस में क्या, क्यू इज अंडरफ्लो। तो इंप्लीमेंट कर लेते हैं सर्कुलर क्यू के लिए। सर्कुलर एन क्यू फंक्शन, ऐसे लिख दो, सर्कुलर एन क्यू लिख दो। ओके, नेक्स्ट, इफ रेयर प्लस वन मॉड एन इज इक्वल टू एफ, क्या फ्रंट इसके इक्वल है, तो इस केस में क्या होगा आपका, क्यू ओवरफ्लो। पी एफ सर्कुलर क्यू ओवरफ्लो। ओके, तब क्या करोगे, एग्जिट, सिंपल। एल्स अगर ऐसा नहीं है तब क्या करोगे, चेक करोगे इफ आर इक्वल टू -1, ये पहला इंसर्शन होगा, और जब पहला इंसर्शन होता है तो दोनों पढ़ते हैं। तो अगर रेयर की वैल्यू -1 है, इसका मतलब क्या, आप पहला इंसर्शन करने जा रहे हो, तो क्या होगा, दोनों बढ़ेंगे, फ्रंट भी बढ़ेगा एक से और आपका रेयर भी बढ़ेगा, रेयर भी बढ़ेगा। एल्स अगर ऐसा नहीं है, पहला इंसर्शन नहीं है, तो उस केस में सिर्फ आपका रेयर बढ़ेगा। और रेयर कैसे बढ़ेगा, ऐसे सर्कुलर मोड में। तो उसके लिए कंडीशन क्या लगाओगे, आर इक्वल टू आर प्लस वन मॉड, डायरेक्ट यहां पे आर प्लस प्लस मत कर देना ना, तो फिर लीनियर क्यों हो जाएगा, हमें इसको ऐसे सर्कुलरली घुमाना है, ऐसे ऐसे घुमाना है, ठीक है। मॉड, यहां पे आइए हटाओ, क्या आएगा, एन, और फिर क्या करोगे, सिंपल जो एलिमेंट है जो पुश कर रहे हो, ये आप क्यू में पुश कर दोगे, यहाँ पे ऐसे लिखो, क्यू में आप पुश कर दोगे। ओके, इन सब में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लगेगी आपकी, बिगो ऑफ 1, और मैं तो कह रहा हूँ साइड में ही आप क्या करो, एन क्यू को भी, सॉरी डी क्यू को भी इंप्लीमेंट कर लो। इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लगने वाली, बिगो ऑफ 1 एवरी केस। अब जरा हम देख लेते हैं आपका डी क्यू, इंट सर्कुलर डी क्यू। ओके, सबसे पहले अगर आप डिलीट करने जा रहे हो तो पहले चेक करो कि एलिमेंट है स्टैक में या नहीं है। पता चला स्टैक आपका खाली पड़ा हुआ है, तो एक वेरिएबल ले लो जिसमें आप डिलीट करके वैल्यू डालोगे जो भी डिलीट करना चाहते हो। इफ फ्रंट इक्वल टू -1, प्रिंट एफ सर्कुलर क्यू अंडरफ्लो। ओके, अगर f की वैल्यू, या बोल दो फ्रंट की वैल्यू अगर -1 है, इसका मतलब क्या है, जो आपका क्यू है वो ऑलरेडी एम्प्टी है, उस केस में क्या शो होगा आपका, अगर डिलीट करने जाओगे तो क्यू इज अंडरफ्लो आपका, या बोलो सर्कुलर क्यू इज अंडरफ्लो शो होगा। एग्जिट। एल्स अगर ऐसा नहीं है तो क्या करो, जो भी एलिमेंट डिलीट करे उसको y में डाल लो पहले, और चेक करो कहीं लास्ट आपका डिलीशन तो नहीं है, क्योंकि लास्ट अगर डिलीशन होगा तो उस केस में क्या आपका फ्रंट और रेयर दोनों सेम एलिमेंट को ही पॉइंट करेंगे। तो उस केस में जैसे ही उस एलिमेंट को डिलीट करोगे, फ्रंट को भी -1 करोगे और रेयर को भी -1 करोगे, यहाँ पे सेमी कॉलन लगाओ ये। ओके, लेकिन अगर लास्ट डिलीशन आपका अगर नहीं है, एल्स, इस वाले इफ के अंदर ये एल्स है, ठीक है। एल्स तब क्या करोगे, फ्रंट को कैसे बढ़ाओगे, सर्कुलरली
कैसे? सर्कुलर मोशन में, मोशन मत बोलो, सर्कुलर वे में बढ़ाओगे। मुझे ही याद आ गया, मॉड एन यहाँ पे रिटर्न वाई। ओके, तो ये सीन आपका होने वाला है। इसमें भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दोनों में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या? सेम, बिग ऑफ 1 एवरी केस। तो ये आपका हो गया सर्कुलर क्यू, ये आपका सर्कुलर डी क्यू। ओके, तो ऐसे हम इंप्लीमेंट करने वाले हैं। अब इसमें एक लास्ट इंप्लीमेंटेशन बचता है आपका यूजिंग लिंक लिस्ट, तो उसको भी निपटा लेते हैं। इंप्लीमेंटिंग क्यू यूजिंग सिंगली लिंक्ड लिस्ट। जरा इसमें देखो भाई क्या होगा। इसमें क्या होगा? सबसे पहले इनिशियली जो आपका रेयर होगा और फ्रंट होगा ये नल होंगे इनिशियली, जब कुछ इंसर्ट नहीं होगा। मान लो इनिशियल कंडीशन, ठीक है, आर और एफ इनिशियली क्या होंगे? रेयर और फ्रंट नल होंगे। सपोज आपने मान लो कुछ इंसर्ट किया, तो कैसे करोगे? सपोज आपने सबसे पहले तो एक जो इंसर्ट करोगे उसको नोड को आपको क्रिएट करना पड़ेगा। तो देखना एनक्यू को देखना, जरा यहाँ पे एनक्यू फंक्शन देखना क्या होगा। सबसे पहले जो इंसर्ट करने जा रहे हो उसको क्रिएट करना पड़ेगा नोड को। तो पी यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख रहे हैं इस बार, हालांकि वैसे मैं ऐसे दिखाता हूँ आपको करके। यहाँ पे स्ट्रक्ट नोड आगे पॉइंटर हो गया, जैसे कैसे होता है यहाँ पे आपका स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिस्क पी इक्वल टू आपका क्या होता है? टाइप कास्ट करो इसको, स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिस्क मैलॉक साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड। ओके, तो ऐसा कुछ सिचुएशन होता है, मेमोरी हीप में क्रिएट होती है। क्या चेक करोगे सबसे पहले? इफ पी इक्वल टू नल, मतलब मेमोरी क्रिएट करने के बाद भी अगर मेमोरी आपने सपोज मेमोरी क्रिएट करी नए नोड के लिए, आप नया नोड इंसर्ट करना चाहते हो लेकिन मेमोरी क्रिएट नहीं हुई, अगर पी नल है इसका मतलब क्या है? आपके क्यू में जगह नहीं है। तो यहाँ पे क्या बोलोगे? पी ऑफ क्यू इज ओवरफ्लो। ओके, क्यू इज ओवरफ्लो, और सिंपल क्या एग्जिट कर दोगे वहां से। सपोज आपने मेमोरी क्रिएट करी, एक नया नोड बनाया, लेकिन मेमोरी क्रिएट नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि क्यू में जगह ही नहीं है। ठीक है, एल्स अगर ऐसा नहीं है तो सिंपल एक नोड क्रिएट होगा और उसमें क्या डालोगे? आप क्या डालोगे? डेटा डालोगे। सपोज जो भी डेटा डालना चाहते हो, सपोज ए डालना चाहते हो, डेटा डाल दिया आपने। फिर क्या होगा? चेक होगा कि ये पहला इंसर्शन तो नहीं है। उसके लिए क्या चेक करना पड़ेगा? इफ आर किसको पॉइंट कर रहा है? आर के अंदर नल पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब ये पहला इंसर्शन है। और अगर पहला इंसर्शन है तो फ्रंट और रेयर दोनों एक साथ बढ़ेंगे, फ्रंट और रेयर। इसमें वैल्यू किसकी आएगी? सपोज आपने ये एक नोड यहाँ पे बना दिया, क्या? पी। ठीक है, ये आपने यहाँ पे एक नोड बना दिया जिसके अंदर वैल्यू मान लो ए डाल दी, इसका एड्रेस 1 के। इनिशियली इसके अंदर क्या पड़ा होगा? यहाँ पे क्या होगा आपका? नल। ओके, क्या करोगे? अगर ये पहला इंसर्शन है तो रेयर और फ्रंट नल होगा इसके अंदर, तो क्या करोगे? दोनों एक से बढ़ेंगे, तो क्या? अभी इसको पी पॉइंट कर रहा है, तो सिंपल इसमें पी डाल दोगे। जैसे ही पी डालोगे तो क्या होगा? रेयर भी अब इसको पॉइंट करने लगेगा, दोनों बढ़ेंगे, और फ्रंट भी इसको पॉइंट करने लगेगा। ये पहला इंसर्शन है, ये आपका पहला इंसर्शन है, या बोल दो फर्स्ट एनक्यू, या बोल दो आपका फर्स्ट एनक्यू। ठीक है, अब इस वाले इफ के अंदर क्या अगला डालोगे? यहाँ पे एल्स, आगे से, यहां से, इसके आगे से एल्स। अगर ये पहला इंसर्शन नहीं है तब क्या करोगे? सिंपल आर गोज टू नेक्स्ट, इसके नेक्स्ट में क्या डालोगे? आपका जो भी नया नोड बनाओगे पी। जैसे आपने फिर से नया नोड क्रिएट किया, मान लो ये नया नोड क्रिएट किया, ठीक है, मान लो, और इसको पी नहीं, मान लो इसको पी पॉइंट करना है दोबारा से। ठीक है, मान लो, तो क्या करोगे? मान लो बी है, इसका एड्रेस 2K, तो क्या करोगे? अब सिर्फ क्या? रेयर बढ़ेगा, तो आर एरो नेक्स्ट, यहां पे क्या आएगा आपका? पी। ठीक है, पी क्या है आपका? 2K, तो यहाँ पे 2K आ गया, ये इसको पॉइंट करने लगेगा। फिर क्या करोगे? आर को आप बढ़ा दोगे, तो कैसे बढ़ाओगे? पी को आप आर में डाल दोगे, पी की वैल्यू कितनी है? 2K, यहां से ही पिटाओ। ठीक है, तो
अब क्या करोगे, पी जैसे आर में डालोगे तो आर अब यहाँ से बढ़ के इसको ऐसे पॉइंट करने लगेगा। ओके, तो ये सिचुएशन आपकी होने वाली है। बाकी रिमेनिंग एलिमेंट के लिए जो आप इंसर्ट करना चाहते हो, रिमेनिंग एलिमेंट के लिए, तो ये आपका हो गया एन क्यू, ये हो गया आपका एन क्यू। मान लो ये नल है, अगर और भी कुछ इंसर्ट करना चाहते हो तो क्या होगा, सपोज नया नोड आपने बनाया, ठीक है, इसको मान लो पी पॉइंटर यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, इसको मान लो यहाँ पे पी पॉइंटर यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, क्योंकि रिकर्सिवली कॉल होता है, ठीक है। ओके, रिकर्सिवली मत बोलो, यहाँ पे लूप लगाओगे ना तो बार बार अगर कई सारे नोड आप क्रिएट करना चाहते हो तो यहाँ पे वाइल लगाओगे और इसको कॉल करोगे, तो उस केस में बार बार नोड क्रिएट होगा और सेम कोड बार बार एग्जीक्यूट होगा। तो फिर से वही नया नोड आपने सपोज इंसर्ट करना चाहते हो सी, इनिशियली यहाँ पे नल, क्या होगा, ये आर यहाँ पे क्या, आर एरो नेक्स्ट, आर एरो नेक्स्ट, यहाँ पे किसका एड्रेस आएगा, मान लो ये पी इसको पॉइंट कर रहा है, ये 3 के आ जाएगा यहाँ पे, तो ये इसको पॉइंट करने लगेगा। फिर क्या होगा, जो भी इस पॉइंटर को पॉइंट कर रहा हो, जो भी इस नोड को पॉइंट कर रहा होगा, मान लो पी पॉइंट कर रहा है, इसमें डालोगे वैल्यू आर, ये जनरलाइज वैल्यू है, ठीक है। जो भी इसके अंदर होगा, जो भी पॉइंटर इस नोड को पॉइंट कर रहा होगा उसकी वैल्यू डाल दोगे आर के अंदर, तो आर के अंदर जैसे ही डालोगे तो आर अब इसको पॉइंट करने लगेगा। तो ये सिचुएशन आपकी होने वाली है। ओके, तो ये चीज हमें याद रखनी है। अब अगर हम डिलीशन की बात कर लें, थोड़ी डीक्यू की बात कर लें, डिलीशन के केस में हमेशा मैंने बताया एक पॉइंटर आपको एक्स्ट्रा लेके चलना है, एक पॉइंटर एक्स्ट्रा आपको लेके चलना है, क्यों, क्योंकि लास्ट में उसको फ्री करना होता है। तो देखना जरा, एंड डीक्यू, सबसे पहले तो चेक करो, एक वेरिएबल ले लिया जिसके अंदर हम जो एलिमेंट आप डिलीट करना चाहते हो वो डालेंगे। इफ जो आपका फ्रंट है वो नल है, इसका मतलब क्या है, आपका क्यू ऑलरेडी खाली है, ऑलरेडी खाली है। प्रिंट एफ अंडरफ्लो लिख लेना अपने हिसाब से, एग्जिट। एल्स अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या चेक करेंगे, अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या चेक करेंगे कि भाई वो लास्ट एलिमेंट तो नहीं है। लास्ट एलिमेंट कब होगा, जब एफ और फ्रंट और रेयर दोनों एक ही एलिमेंट को पॉइंट कर रहे होंगे। तो उस केस में क्या, एफ एरो डेटा किसमें डालोगे, वाई के अंदर, और क्या करोगे, फ्री एफ कर दोगे, सिंपल, अगर लास्ट एलिमेंट है। अगर ऐसा नहीं है और फ्री करने के बाद एफ और रेयर दोनों में नल डाल दोगे, दोनों में नल डाल दोगे, और क्या कर दोगे यहाँ पे, हाँ इसके आगे क्या करोगे, ये जगह नहीं थी इस वजह से सामने लिख रहा हूं, रिटर्न वाई कर दोगे। ओके, रिटर्न वाई कर दोगे। एल्स अगर ऐसा नहीं है, लास्ट एलिमेंट नहीं है, तो क्या करोगे, सिंपल वाई एरो डेटा, चाहो तो वाई एरो डेटा आप ऊपर डाल सकते हो, बार बार डालने की जरूरत नहीं, ठीक है। यहां पे किसमें डालोगे, सॉरी वाई एरो डेटा नहीं, एफ एरो डेटा, एफ एरो डेटा किसमें डालोगे, वाई के अंदर। फिर क्या करोगे, एक पॉइंटर नया लोगे पी, उसके अंदर आप वैल्यू डालोगे, उसके अंदर आप वैल्यू डालोगे, सपोज आपने डाल दी पी, ठीक है, पी के अंदर उसकी वैल्यू डालोगे। तो पी भी जैसे अगर मान लो ये वाला नोड आप डिलीट करना चाहते हो, जैसे मान लो यहाँ पे फ्रंट पॉइंट कर रहा है, अब ये हटाओ रेयर वेयर, यहाँ पे नल हटाओ, इसके अंदर मान लो 2K डाल दिया आपने, ठीक है। अब सपोज ये वाला नोड आप डिलीट करना चाहते हो, तो सबसे पहले करोगे क्या, इसका जो डेटा ए है वो किसके अंदर, वाई के अंदर डाल लोगे, ये डेटा आ गया यहाँ पे। ओके, फिर क्या करोगे, एक नया पॉइंटर लोगे पी, जिसके अंदर क्या, फ्रंट किसके अंदर, उस नए पॉइंटर के अंदर डालोगे। तो फ्रंट के अंदर क्या है 1000, तो ये पी के अंदर भी 1000 आएगा, तो पी भी अब इसको पॉइंट करने लगेगा। फिर क्या करोगे, फिर क्या करोगे आप, एफ को 1 से बढ़ाओगे क्योंकि ये डिलीट होने वाला है, एफ को 1 से बढ़ाओगे, कैसे, एफ एरो नेक्स्ट, यहां पे नहीं, यहां पे नहीं, यहां पे नहीं, एफ एरो नेक्स्ट, एफ एरो, एफ इक्वल टू एफ एरो नेक्स्ट, एफ एरो नेक्स्ट क्या है आपका 2000, और ये वैल्यू जा किसके अंदर रही, एफ के अंदर। तो अब एफ के अंदर क्या आ गया आपका 2000, तो अब एफ यहां नहीं, इसको पॉइंट करने लगेगा 2K को। अब ये आपका नोट डिलीट करना है आपको। अब क्या करोगे, सिंपल क्या कर दोगे, इसके आगे यहां से लिख लेना, इसके आगे छोड़ो यार, यहां से मत लिखो, आगे लिख लो। इसके आगे क्या करोगे, सिंपल फ्री पी, इसीलिए हमने एक पॉइंटर यहां पे देखो बिठाया था एक्स्ट्रा। अब इसको क्या है, सिंपल, ये आपका जैसे फ्री पी करोगे ये आपका डिलीट हो जाएगा, ये आपका डिलीट हो जाएगा। और नल करना मत भूलना,
पी इक्वल टू नल। इसका मतलब अगर आप नल नहीं लिखोगे ना तो वो डैंगलिंग पॉइंटर बन जाएगा। अगर फ्री पी का मतलब क्या है, नोड तो डिलीट हो जाएगा लेकिन अभी भी ये पॉइंटर सेम मेमोरी एड्रेस को पॉइंट करता रहेगा जो कि एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। तो ये क्या हो गया, आपका डैंगलिंग पॉइंटर हो जाएगा। इस वजह से पी को नल करना मत भूलना। फिर सिंपल रिटर्न वाई, रिटर्न वाई। तो ये आपका हो गया डिलीशन। ठीक है, ये आपका जो डिलीशन था ये वाला, ये लास्ट एलिमेंट के लिए था। इस डिलीशन के बाद दोनों नल होंगे। ठीक है, अगर इसके अलावा ये रिमेनिंग एलिमेंट के लिए, जो नीचे वाला पार्ट है ये रिमेनिंग एलिमेंट के लिए, रिमेनिंग एलिमेंट के लिए। ओके, तो ये चीज आपको समझ में भैया आनी चाहिए। यहां पे हम क्या कर रहे हैं, जैसे ये क्या कर रहे हैं, एलोकेट मेमोरी फॉर न्यू नोड। मेमोरी आप एलोकेट कर रहे हो, आपने मेमोरी एलोकेट की, लेकिन अगर मेमोरी एलोकेट नहीं हुई इसका मतलब क्या है, आपका क्यू ऑलरेडी फुल है। अगर मेमोरी एलोकेट नहीं हुई इसका मतलब क्या, पी में क्या आएगा, नल आएगा। तो वही कंडीशन हम चेक कर रहे हैं। अगर पी इक्वल टू नल है इसका मतलब क्या है, आपने जो मेमोरी एलोकेट करना चाह रहे हो आप मेमोरी, वो एलोकेट नहीं हुई। इसका मतलब क्या है, आपका क्यू फुल है, आपका क्यू फुल है। और एम्प्टी वाली कंडीशन तो आपको पता ही है, अगर एफ नल को पॉइंट कर रहे हैं इसका मतलब क्या है, क्यू में एक भी एलिमेंट नहीं है। तो ये आपका हो गया लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्यू यूजिंग सिंगली लिंक लिस्ट। तो लगभग तो हो ही गया है आपका, बस एक दो चीजें और बची हैं, फॉर्मेलिटी कंप्लीट करना है, इसको भी हम कंप्लीट कर देते हैं। अब नेक्स्ट है आपका प्रायोरिटी क्यू। हालांकि देखा जाए तो मोटा मोटा कंप्लीट हो गया है आपका, बट थोड़ी बहुत चीजें इंट्रो ले लो प्रायोरिटी क्यू का भी। और क्योंकि हालांकि कोर्स तो गेट के लिए, लेकिन अगर जब आप सीपी करोगे ना तो उसमें आपके प्रायोरिटी क्यू बहुत मेजर रोल प्ले करता है। जिन्होंने सीपी करी होगी उनको पता होगा प्रायोरिटी क्यू की वैल्यू। और सबसे खतरनाक चीज आपका हैश मैप। ठीक है, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब जिसने सीपी करी है उसको पता होगा ये क्या है आपके, बिल्कुल खतरनाक चीजें। ठीक है, हालांकि थोड़ी बहुत चीजें हम समझ लेते हैं प्रायोरिटी क्यू के बारे में भी, फिर आपका एक क्यू भी खत्म हो जाएगा। प्रायोरिटी क्यू में दो टाइप होते हैं, एक आपका असेंडिंग प्रायोरिटी क्यू, दूसरा है आपका डिसेंडिंग प्रायोरिटी क्यू। ओके, और प्रायोरिटी क्यू में जो नॉर्मल क्यू है उसकी जो प्रॉपर्टी होती है फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, वो यहाँ पे काम नहीं करती है, वो यहाँ पे काम नहीं करती है। अब जरा समझते हैं, जैसे जो आपका असेंडिंग प्रायोरिटी क्यू है इसमें जो इंसर्शन है वो तो सेम होता है, नॉर्मली हम इंसर्ट करते हैं। जैसे कि मान लो ये इनपुट है अपने पास 7 5 3 8 38 49 88 96 54 3 79। ओके, तो इसमें जो इंसर्शन होता है या बोल दो एनक्यू जो होता है, ठीक है, वो नॉर्मल होता है। सिंपल क्या, आप इंसर्ट करते चले जाओ, जैसे 75 38 49 88 96 54 आपका 3 79। तो इंसर्शन इसमें नॉर्मल है, किसमें, असेंडिंग प्रायोरिटी क्यू में। लेकिन डी क्यू, मतलब डी क्यू आपका, डी क्यू में क्या होगा, जब आप एलिमेंट डिलीट करोगे तो फ्रंट ये नहीं बाहर आएगा, ये नहीं डिलीट होगा। क्या, अगर पहला डिलीशन परफॉर्म करोगे तो सबसे छोटा एलिमेंट जो क्या है आपका 3, ये बाहर निकल के आएगा, ये आपका बाहर निकल के आएगा डीक्यू में। ओके, फर्स्ट यहां पे चाहो तो लिख लो इंसर्ट नॉर्मली, ठीक है, बट व्हेन यू डिलीट स्मॉलेस्ट एलिमेंट कम फर्स्ट या केम फर्स्ट। ठीक है, कम फर्स्ट लिखो। ओके, कम फर्स्ट। इंसर्शन तो इसमें नॉर्मली होगा, लेकिन जब आप डीक्यू या बोलो डिलीट करोगे, डीक्यू करोगे, तो यहाँ पे 75 नहीं आएगा ना, आपका 75 पहले आएगा ना, आपका 38 पहले आएगा। पहले क्या आएगा, सबसे छोटा एलिमेंट 3, क्योंकि हमें असेंडिंग ऑर्डर मेंटेन करना है। इसके बाद फिर जो दूसरा इससे छोटा होगा क्या है आपका, आपका 38 ये आएगा। इसके बाद 38 आएगा, 3 के बाद 38 आएगा, 38 के बाद जो इसके बाद छोटा होगा 49 आएगा, फिर 54 आएगा, ये आएगा। ये फर्स्ट डिलीशन, सेकंड
डिलीशन, थर्ड डी क्यू, या बोल दो फर्स्ट डी क्यू, सेकेंड डी क्यू, थर्ड डी क्यू, फोर्थ डी क्यू। तो ये होता है आपका असेंडिंग प्रायोरिटी क्यू। इंसर्शन नॉर्मल, बट जो डिलीशन होगा वो आपका क्या होगा, जो सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा वो फर्स्ट डी क्यू में आएगा, सेकेंड डी क्यू में जो उससे छोटा होगा वो, ठीक है, क्योंकि हमें असेंडिंग ऑर्डर मेंटेन करना है। तो यहाँ पे फीफो प्रॉपर्टी फेल हो जाती है। डिसेंडिंग प्रायोरिटी क्यू में सेम, इसमें भी जो इंसर्शन होगा जैसे 75, 38, 49, 88, 96, 54, 3, इसमें भी जो इंसर्शन होगा वो नॉर्मली होगा। इंसर्ट एलिमेंट नॉर्मली, इंसर्शन नॉर्मल, बट व्हेन यू डिलीट लार्जेस्ट एलिमेंट कम फर्स्ट, जब आप डिलीट करोगे तो सबसे बड़ा एलिमेंट आएगा। सबसे बड़ा एलिमेंट क्या आएगा, जैसे एनक्यू की अगर बात करें तो नॉर्मली इनको ऐसे इंसर्ट कर दोगे 75, 38, 49 डैश 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 जो भी आ गए। बट जब पहला आप डीक्यू करोगे तो क्या आएगा, सबसे बड़ा एलिमेंट क्या 96, सेकेंड डीक्यू उससे भी छोटा 88, थर्ड डीक्यू उससे छोटा 75, क्योंकि यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर आपको मेंटेन करना है। तो ये होता है आपका असेंडिंग प्रायोरिटी क्यू और डिसेंडिंग प्रायोरिटी क्यू। ओके, अगर आप इंप्लीमेंट करना चाहते हो एरे की हेल्प से, सॉर्टेड एरे की हेल्प से, और लास्ट में जो हम यूज करते हैं मिन हीप की हेल्प से, तो उसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नोट लगा के लिख लो। इंप्लीमेंटिंग असेंडिंग प्रायोरिटी क्यू यूजिंग एरे। यहाँ पे हम सिर्फ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करेंगे यूजिंग एरे। एरे क्या है आपकी, अनसॉर्टेड। तो मुझे एक चीज बताओ, असेंडिंग प्रायोरिटी क्यू में क्या हमें क्या इंसर्शन नॉर्मली होता है, बट जो डिलीशन होता है उसमें सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट कम हो, मतलब निकल के आता है बाहर। तो क्या करोगे, अनसॉर्टेड एरे में जो एनक्यू होगा या इंसर्शन होगा उसमें कितना टाइम लगेगा, क्योंकि एरे आपकी अनसॉर्टेड है तो कहीं भी इंसर्ट कर दो, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 1। डीक्यू देखना, अगर एरे आपकी अनसॉर्टेड है, एरे आपकी मान लो अनसॉर्टेड है, ठीक है, अनसॉर्टेड एरे है, ये क्यू है, प्रायोरिटी क्यू है। ओके, तो उस केस में क्या होगा, आपको पहले एलिमेंट ढूंढना पड़ेगा कि वो स्मॉलेस्ट एलिमेंट कहाँ पे है, तो उससे क्या आपको पूरी एलिमेंट में आपको सर्च करना पड़ेगा, आपको एरे में सर्च करना पड़ेगा कि वो स्मॉलेस्ट एलिमेंट कहाँ पे है। तो उसमें कितना टाइम लगेगा, बिग O ऑफ n। तो ओवरऑल टाइम कितना लगेगा, यहाँ से बड़ा क्या है ये, बिग O ऑफ n। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, बिग O ऑफ n अनसॉर्टेड एरे के केस में, अगर आप प्रायोरिटी क्यू इंप्लीमेंट कर रहे हो। ओके, ठीक है, अब बात कर लेते हैं, क्योंकि भाई अनसॉर्टेड एरे में अगर आप इंसर्ट करोगे, एरे आपकी अनसॉर्टेड है तो कहीं भी इंसर्ट कर दो तो बिग O ऑफ 1। लेकिन डिलीशन के केस में क्या है, कंडीशन है, आप डिलीट करोगे तो सबसे छोटा एलिमेंट बाहर आना चाहिए, तो उस केस में आपको पहले सर्च करना पड़ेगा वो छोटा एलिमेंट कहाँ है, तो उसमें टाइम कितना लग जाएगा, बिग O ऑफ n। तो इंसर्शन में टाइम बिग O ऑफ 1, डिलीशन में टाइम बिग O ऑफ n, तो ओवरऑल कितना लगेगा, बिग O ऑफ n। ओके, ओवरऑल। अब जरा बात कर लेते हैं हम यूजिंग सॉर्टेड एरे। इस केस में क्या होगा, एरे आपकी सॉर्टेड है। ओके, अगर आपकी एरे सॉर्टेड होती है तो उसमें जो इंसर्शन होता है वो कितना टाइम लेता है बताओ, बिग O ऑफ n। अब ये बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, उसमें टाइम कितना लेता है, बिग O ऑफ n। और जो डिलीशन है वो कितना टाइम लेता है आपका, बताओ, जो आपका DQ है, क्योंकि एरे ऑलरेडी सॉर्ट है, जो एलिमेंट है वो सॉर्टेड ऑर्डर में, तो यहाँ पर डिलीशन कितना टाइम लेगा, बिग O ऑफ 1। सिंपल, क्या वो एलिमेंट रिटर्न कर देना, वो एलिमेंट आपको रिटर्न कर देना। तो ये चीज हमें याद रखनी है। तो DQ कितना टाइम लेगा, बिग O ऑफ n। इंसर्शन, क्योंकि हमें सबसे पहले क्या है, क्योंकि एरे अगर आपके सॉर्टेड है, मान लो ऐसे सॉर्टेड है 3, 4, 5, तो आपको क्या पूरा एरे में कहाँ सपोज मान लो आप 6 इंसर्ट कर रहे हो, तो नेक्स्ट एलिमेंट का 5 के बाद इंसर्ट होगा, तो आपको यहाँ पे पूरा चल के ऐसे आना पड़ेगा, तो यहाँ पे इंसर्ट करोगे। तो इस केस में क्या आपको करेक्ट ऑर्डर पे इंसर्ट करना होता है, तो इस वजह से आपका क्या इसमें टाइम बिग O ऑफ n लगता है।
सॉर्टेड एरे के केस में। अगर अनसॉर्टेड होती है, अब अनसॉर्टेड है तो कोई ऑर्डर ही नहीं है, तो आप पहली पोजीशन पे भी इंसर्ट कर सकते हो, कहीं पे भी इंसर्ट कर सकते हो, तो उस केस में बिग ऑफ 1 होता है। लेकिन अगर सॉर्टेड एरे है, उस केस में अगर इंसर्ट करोगे तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n, बहुत बेसिक बात है। और डी क्यू, क्योंकि ऑर्डर मेंटेन है तो सिंपल क्या, आपको एलिमेंट रिटर्न करना है बस। तो उस केस में डिलीशन में कितना टाइम लगेगा, बिग ऑफ n। तो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n सॉर्टेड एरे के केस में, प्रायोरिटी क्यू में। सबसे तीसरा जो जनरली यूज होता है, यूजिंग मिन हीप। यूजिंग मिन हीप, हम प्रायोरिटी क्यू को मिन हीप की हेल्प से अगर इंप्लीमेंट करें तो उस केस में जो इंसर्शन है, मुझे एक चीज बताओ, मिन हीप में इंसर्शन, डिलीशन, इंक्रीज की ऑपरेशन, डिक्रीज की ऑपरेशन, ये सब कितने में होते हैं, लॉग इन में। और डिलीशन डी क्यू लॉग इन में। तो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई आपकी, बिग ऑफ लॉग इन। ओके, और यही यूज भी होता है। अगर आपने सीपी वगैरह करी होगी तो आपको इन सब चीजों के बारे में बहुत अच्छे से आइडिया होगा। ओके, तो ये चीज हमें याद रखनी है, हमेशा यहाँ से चाहे लगा लो नोट, प्रायोरिटी क्यू इक्वल टू डायरेक्टली इक्वल टू मिन हीप, यही हम यूज करेंगे क्योंकि इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, बिग ऑफ लॉग इन। बाकी सब में क्या है, इसमें बिग ऑफ एन है, इसमें एन है, इसमें लीनियर है, सॉरी पॉलिनोमियल, ठीक है, लीनियर टाइम है। हालांकि इसमें क्या है आपका लॉगरिदमिक टाइम है, तो ये बेटर है, ये बेस्ट है। तो ये चीज हमें याद रखनी है। ओके, ऐसे आप डिसेंडिंग के लिए कर लेना। अब आपका क्या है, एक दो चीजें और बची हैं। जैसे अगर कोई पूछ दे कि इनपुट रिस्ट्रिक्टेड क्यू क्या होता है, रिस्ट्रिक्टेड क्यू क्या होता है, तो क्या बोलोगे बताओ। सपोज जैसे ये आपका क्यू है, इसमें क्या आपकी फीफो प्रॉपर्टी यूज नहीं होती है, ठीक है, फेल हो जाती है। इसमें क्या होता है, क्यू में क्या होता है, यहां से फ्रंट से तो डिलीशन होता है, और रेयर से आपका क्या होता है, नॉर्मल क्यू में रेयर से आपका क्या इंसर्शन होता है। बट इनपुट रिस्ट्रिक्टेड क्यू में क्या है, आपका फ्रंट से डिलीशन होगा, और रेयर में रेयर से इंसर्शन और डिलीशन दोनों होता है। यहां से आपका डिलीशन भी होगा, यहां से आपका डिलीशन भी होगा, ठीक है। तो रेयर से आपका इंसर्शन भी होगा, डिलीशन भी होगा, किसमें, इनपुट रिस्ट्रिक्टेड क्यू में। तो जब आप सपोज फ्रंट से डिलीट करोगे तो क्या करोगे, फ्रंट से डिलीट करोगे तो क्या एफ प्लस प्लस करोगे। अब अगर हम रेयर की बात कर लें तो रेयर में अगर इंसर्ट करोगे तो क्या करोगे, रेयर प्लस प्लस, और रेयर से क्या डिलीशन भी होता है इनपुट रिस्ट्रिक्टेड क्यू में। डिलीशन दो जगह से हो सकता है, एक फ्रंट से एक रेयर से भी, इसमें इनपुट रिस्ट्रिक्टेड क्यू में। तो जब डिलीट करोगे तो क्या करोगे, जैसे सपोज यहाँ एलिमेंट 10 पड़ा हुआ है, यहाँ रेयर पॉइंट करना है, जैसे डिलीट करोगे तो इस केस में क्या होगा, रेयर माइनस माइनस। ओके, तो ये चीज याद रखना, ठीक है। इनपुट रिस्ट्रिक्टेड क्यू में क्या है आपका, डिलीशन दो जगह से होता है, एक तो फ्रंट से जो नॉर्मल है, दूसरा रेयर से भी होता है। ओके, तो जब फ्रंट से करोगे तब तो नॉर्मल है, एफ प्लस प्लस कर दो, जैसे यहाँ पे मान लो 3 पड़ा हुआ है, फ्रंट यहाँ पॉइंट कर रहा है, इसको डिलीट किया तो फ्रंट प्लस प्लस कर दोगे, यहाँ पे पॉइंट करने लगेगा। लेकिन अगर रेयर से डिलीट कर रहे हो, रेयर से, तो इस केस में क्या, रेयर माइनस माइनस होगा। ओके, तो ये चीज हमें याद रखना है। जैसे अगर डी क्यू आप रेयर से कर रहे हो तो उस केस में क्या होगा, आर माइनस माइनस। और अगर आपका एन क्यू है, ऑब्वियसली एन क्यू किधर से होता है, रेयर से, मतलब पीछे से, तो क्या इसमें करते हो, जैसे इंसर्ट करते हो तो आर प्लस प्लस। ऐसे अगर आप डी क्यू फ्रंट से कर रहे हो तो इस केस में क्या होता है, फ्रंट प्लस प्लस, ठीक है। तो ये चीज याद रखना है। अगर दूसरा है आपका आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड क्यू, सब छोटे छोटे पॉइंट है जो बचे हुए मैं लिखवा रहा हूं। आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड क्यू में क्या होता है, जैसे मान लो ये आपका क्यू है, ये आपका क्यू है, इसमें क्या है आपका फ्रंट से डिलीशन भी होगा और फ्रंट से आपका इंसर्शन भी होगा, इंसर्शन भी होगा और डिलीशन भी होगा, और नॉर्मल यहां से तो होता ही है रेयर से। तो जब आप क्या करोगे, एन क्यू करोगे रेयर से, जो जनरली होता भी है, उसमें क्या होता है आपका आर प्लस प्लस होता है। जब आप डी क्यू करोगे फ्रंट से तब क्या एफ प्लस प्लस होता है। लेकिन यहाँ पे क्या आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड क्यू में क्या होता है, आप इंसर्ट भी कर सकते हो फ्रंट से, तो इस केस में क्या होगा, डी क्यू सॉरी एन क्यू फ्रंट, ठीक है, एन क्यू
फ्रंट। इसका मतलब क्या है, आप यहां से फ्रंट से इंसर्ट भी कर सकते हो। तो इस केस में क्या होगा, जैसे इंसर्ट करोगे तो क्या होगा, एफ प्लस प्लस, एफ प्लस प्लस। ओके, क्या होगा आपका एफ, सॉरी इंसर्ट करोगे तो क्या होगा आपका, इंसर्ट करोगे तो एफ माइनस माइनस होगा, एफ माइनस माइनस। ओके, तो ये चीज हमें याद रखनी, और यहां पे फीफो प्रॉपर्टी फेल हो जाती है। ओके, अब एक होता है आपका डबल एंडेड क्यू, डबल एंडेड क्यू। इसमें क्या होता है, जैसे ये अपना क्यू है, ये अपना क्यू है मान लो, ठीक है, ये अपना क्यू है। इसमें क्या है, आप नॉर्मल क्या है, फ्रंट से आप डिलीट करते थे और रेयर से आप इंसर्ट करते थे। लेकिन इसमें क्या है, आप रेयर से इंसर्ट भी कर सकते हो और रेयर से आप डिलीट भी कर सकते हो। ओके, फ्रंट से आप डिलीट करते थे, लेकिन इसमें क्या है, आप फ्रंट से इंसर्ट भी कर सकते हो, इंसर्ट भी कर सकते हो। तो जब आप सपोज अगर आप करोगे एन क्यू किधर से, रेयर से, इस केस में क्या होगा, एफ सॉरी आर प्लस प्लस। अगर आप डी क्यू करोगे फ्रंट से, इस केस में क्या होगा, एफ प्लस प्लस। लेकिन अगर आप एन क्यू करोगे फ्रंट से आप इंसर्ट करोगे तो इस केस में क्या होगा, एफ माइनस माइनस। ओके, अगर आप डी क्यू करोगे किधर से, रेयर से, तो इस केस में क्या होगा आपका, एफ माइनस माइनस, सॉरी आर माइनस माइनस। ओके, तो ये हो गया आपका डबल एंडेड क्यू के बारे में। यहाँ पे फीफो प्रॉपर्टी गॉन, ठीक है, फीफो प्रॉपर्टी यहाँ पे फेल हो जाती है, फीफो प्रॉपर्टी फेल हो जाती है। तो ये आपका इनपुट रिस्ट्रिक्टेड क्यू, जहाँ पे फ्रंट से डिलीशन होगा, लेकिन रेयर में क्या है, इंसर्शन भी होगा और आपका डिलीशन भी रेयर से हो सकता है। आउटपुट में रिस्ट्रिक्टेड क्यू में क्या होगा, आपका रेयर से इंसर्शन और फ्रंट से आपका डिलीशन भी और इंसर्शन भी। डबल एंडेड क्यू में क्या है, डबल एंडेड क्यू में क्या है, दोनों, इंसर्शन भी फ्रंट से और डिलीशन भी फ्रंट से। रेयर में क्या है, इंसर्शन भी रेयर से और डिलीशन भी रेयर से। उस केस में कैसे ये बढ़ेंगे वेरिएबल, अगर एन क्यू रेयर से कर रहे हो तो आर प्लस प्लस नॉर्मली जो होता है, डी क्यू अगर फ्रंट से करोगे तो फ्रंट बढ़ेगा प्लस प्लस, अगर एन क्यू फ्रंट से करोगे, एन क्यू फ्रंट से करोगे तो एफ माइनस माइनस, ठीक है, एफ माइनस माइनस। अगर, क्योंकि भाई देखो जैसे मान लो फ्रंट आपका यहाँ पे, ठीक है, यहाँ जगह खाली है, यहाँ जगह खाली है, अगर यहाँ इंसर्ट करोगे, यहाँ अगर इंसर्ट करोगे आप, तो सपोज यहाँ पे इंसर्शन होगा, एफ को एक पीछे लाना पड़ेगा, एफ माइनस माइनस। ऐसे ही सपोज रेयर यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, रेयर यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, अगर रेयर से आप डिलीट करोगे, डी क्यू करोगे तो क्या, जैसे अभी यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, जैसे आपने इसको डिलीट किया तो क्या, रेयर अब इसको पॉइंट करेगा, पीछे की तरफ आएगा, तो आपको रेयर को कम करना पड़ेगा। तो एक से कम करोगे, पीछे ला रहे हो ना, तो रेयर माइनस माइनस। तो ये चीज हमें याद रखनी है। तो ये सारा आपका हो गया। अब लास्ट में आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस कोर्स को पूरा कंप्लीट कर रहे हैं, कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पुट कर सकते हो या हमें मेल कर सकते हो, पहली चीज। दूसरी चीज, नोट्स जरूर डाउनलोड करना। तीसरी चीज, अगर आप पढ़ रहे हो आपको अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट सेक्शन में हर वीडियो के एंड में फीडबैक जरूर दे दिया करो, जिससे क्या होगा, और भी लोग मोटिवेट होते हैं और कोर्स को देखते हैं, क्योंकि मेहनत लगती है, फ्री में मोटिवेशन चाहिए होता है बनाने के लिए, ठीक है। तो वो मोटिवेशन आप लोग ही दोगे जब कमेंट वगैरह करोगे, फीडबैक दोगे। अगर बहुत ही गंदा फीडबैक देते हो, मतलब लिखने लायक नहीं है, तो सीधे मेल पे भेज देना, ठीक है, तो सीधे मेल पे भेज देना। ये हो गया आपका। फिर इस कोर्स को मैं एक बार दोबारा बताना चाहता हूँ, ये कोर्स टोटल गेट ओरिएंटेड है, ठीक है, गेट ओरिएंटेड था, और गेट में तो ये परफेक्ट है उसके लिए। अगर आप प्लेसमेंट के लिए पढ़ना चाहते हो तो यहां से इस कोर्स को पढ़ सकते हो, लेकिन इस कोर्स को पढ़ने के बाद आप प्लेसमेंट के लिए सिर्फ बेसिक्स या बोल दो फंडामेंटल्स ही आपके क्लियर होंगे यहां से, इस कोर्स से, ठीक है। ये कोई ना समझ ले कि इस कोर्स को पढ़ के आप प्लेसमेंट में मचा दोगे, ऐसा नहीं है। सिर्फ यहां से बेसिक्स कंप्लीट होंगे, अच्छे खासे बेसिक्स कंप्लीट होंगे यहां से, फंडामेंटल्स। लेकिन गेट के लिए ये कोर्स बहुत अच्छा है, गेट के लिए कोर्स बहुत अच्छा है। ओके, आई होप आपको थोड़ा बहुत आइडिया हुआ होगा। ये कोर्स कंप्लीट कर लेना, फीडबैक दे देना। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।